नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन खबर पते की में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे कि क्यों सवाल उठ गया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर बीजेपी में जाने वाले हैं। पीएम मोदी के किस मजाक को लेकर बवाल कट गया है और कांग्रेस ने भी जवाब दिया है। एजाज खान के शो में फुहड़ता को लेकर एक्शन हुआ तो शो की एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने क्या भड़ास निकाली है। अभिनेता विजय देवरकोंडा पाकिस्तान पर बोलते हुए क्या बोल गए, जिसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया है। और ओला इलेक्ट्रिक पर क्या नई मुसीबत आ गई है, सारी खबरें सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले बात करते हैं कि पीएम मोदी के एक मजाक को लेकर क्यों बवाल कटा है और क्या शशि थरूर वाकई बीजेपी में जाने वाले हैं। इन तस्वीरों को लेकर सियासत गर्म हो गई है। ये शशि थरूर है, कांग्रेस सांसद। पीएम मोदी के साथ नजदीकियों की ये फोटो काफी चर्चा में है। दिल्ली में थे शशि थरूर। पीएम मोदी का केरल में विंझाम पोर्ट का उद्घाटन करने का कार्यक्रम था। शशि थरूर स्पेशल इस कार्यक्रम के लिए केरल पहुंचते हैं। वहां तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का पहले स्वागत करते हैं और इसके बारे में बाकायदा जानकारी भी देते हैं। शशि थरूर पीएम मोदी को रिसीव करने की फोटो पोस्ट करते हुए कहते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट पर मुझे काफी देर हो गई थी, फिर भी मैं टाइम से लैंड कर गया पीएम मोदी का तिरुवनंतपुरम में स्वागत करने के लिए। और आगे कहते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है, विंझाम जो पोर्ट का प्रोजेक्ट है, इसमें मैं भी इन्वॉल्व रहा हूं और ये काफी अहम है। वाकई केरल और देश के लिए काफी अहम है ये पोर्ट। लेकिन सवाल उठ गए इस कार्यक्रम में पीएम मोदी के मजाक को लेकर। पहले ये तस्वीरें सामने आई, उसके बाद कार्यक्रम में क्या होता है। केरल के मुख्यमंत्री एम विजयन और शशि थरूर जब शामिल होते हैं तो पीएम मोदी एक सियासी बयान दे जाते हैं। केरल में विंझाम पोर्ट का उद्घाटन करने पहुंचे पीएम मोदी। 15 लोगों में सिर्फ कांग्रेस के नेता शशि थरूर से मिलाया हाथ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए दिल्ली से केरल पहुंचे थे शशि थरूर। ये हाईलाइट है इस कार्यक्रम की। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद पीएम मोदी बयान देकर इन बातों को और हवा दे देते हैं कि क्या शशि थरूर कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं, और मजाक कर जाते हैं, हंसते भी हैं। और क्या कहते हैं जरा देखिए। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडिया अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। बस मैसेज चला गया जहां जा रहा था। तो ये तस्वीर आप देखिए, ये केरल के मुख्यमंत्री एम विजयन का चेहरा आप देखिए जब पीएम मोदी इस तरह की बातें करते हैं। हिंदी शायद कम समझ आई होगी तो बगल में बैठे नेताजी से पूछते हैं कि क्या कहना चाहते पीएम मोदी। वो बताते हैं कि क्या बयान दिया है। पीएम मोदी कहते हैं कि आज का जो इवेंट है वो कई लोगों की नींद हराम कर देगा। शशि थरूर का नाम लेते हैं, एम विजयन का नाम लेते हैं। हालांकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है, जिस राज्य में कोई कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री और वहां के जनप्रतिनिधि पीएम का स्वागत करते हैं। इसमें कुछ नया नहीं है। फिर पीएम मोदी की इस बात के मायने क्या हैं। आगे पीएम मोदी जब कहते हैं कि जहां मैसेज जाना था वहां चला गया है, उसके बाद पीएम मोदी जो हंसते हैं, उस हंसी को लेकर कांग्रेस नेता नाराज हो गए हैं। अब कांग्रेस ने क्या जवाब दिया है। पहले इस बयान की टाइमिंग पर सवाल उठाया है कि जब पहलगाम में हमले के बाद देश आक्रोश में है और पीएम मोदी सियासी मजाक कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता अगर पीएम मोदी के कार्यक्रम में आते हैं सांसद होने के नाते, तो पीएम मोदी इसके कुछ अलग मायने निकालते हैं। इसको लेकर कांग्रेस से सवाल उठाए हैं। सुप्रिया सिन्हा ने पीएम मोदी को जवाब देते हुए क्या कहा, जरा सुनिए। पहलगाम आतंकी हमले को आज 10 दिन से ज्यादा हो गए। शहीदों के परिवार न्याय की आस लगाए बैठे हैं। ये पूरा देश आक्रोशित है, उद्वेलित है और आशा कर रहा है कि सरकार ऐसा कठोर कदम उठाएगी कि पाकिस्तान को की रूह कांप जाए भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी को संरक्षण देने या भारत विरोधी कोई भी गतिविधि करने के लिए। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी को अट्टहास सूझ रहा है, मजाक सूझ रहा है। वो केरल की एक रैली में बजाय पाकिस्तान की नींद उड़ाने के, विपक्ष की नींद उड़ाने का गंदा भद्दा मजाक कर रहे हैं। वो विपक्ष जो 100% आपका सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ खड़ा और कह रहा है आप कोई भी कार्रवाई करिए, हम आपका साथ देंगे, उस विपक्ष पर आपको इस तरह की फप्तियां कसते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही। ये वक्त है हंसी मजाक का। और मीडिया तो जो है वो तो कुछ पूछेगा नहीं। मीडिया तो ये भी नहीं पूछेगा कि प्रधानमंत्री जब लौटे तो वो बजाय कश्मीर जाने के बिहार क्यों गए, प्रधानमंत्री ने बिहार जाकर पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं लिया, प्रधानमंत्री कल चकमगाते चमकते सिने सितारों के बीच पर ओटीटी पर ज्ञान क्यों दे रहे थे मुंबई पर, एक बार कश्मीर क्यों नहीं जा रहे हैं। और आज भी सवाल नहीं पूछेगा
कि क्या प्रधानमंत्री के पद को, गरिमा को यह शोभा देता है कि वो ऐसे संवेदनशील वक्त पर, जब ये देश आक्रोशित है, वो विपक्ष के ऊपर इस तरह की फप्तियां कस रहे हैं, वो विपक्ष जो उनका 100% सपोर्ट कर रहा है। मुझे नहीं पता कि मीडिया का जमीर जागेगा कि नहीं, लेकिन ये देश अपने प्रधानमंत्री को देख रहा है और जितना देखता है उतना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है। कांग्रेस सवाल उठा रही है कि जब देश दुख में है, पहलगाम टेरर अटैक को लेकर पीएम मोदी इतने गंदे तरीके से विपक्ष का मजाक उड़ा रहे हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया पर जो गंदगी परोसी जा रही है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो गंदगी परोसी जा रही है, उस पर एक्शन हुआ तो एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ ने क्या भड़ास निकाली है। पहले बात करते एक्शन की। पब्लिक ने आवाज उठाई, जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाई तो उसका असर हुआ। उल्लू ऐप वाले डर गए और डर के मारे हाउस अरेस्ट शो के एपिसोड अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिए हैं। उसके बाद महिला आयोग ने क्या एक्शन लिया है, क्या खबर आई है एक्शन को लेकर, वो आपको दिखाते हैं। उल्लू ऐप ने हाउस अरेस्ट के सभी कंट्रोवर्शियल एपिसोड हटा दिए हैं। महिला आयोग ने सीईओ विभू अग्रवाल और एजाज खान को 9 मई को सम्मन किया है। निशिकांत दुबे और प्रियंका चतुर्वेदी ने भी उठाई थी आवाज, यानी विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने इस तरह के शो की आलोचना की थी। प्रियंका चतुर्वेदी ने बाकायदा पोस्ट किया था और कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी के सामने मैंने आवाज उठाई है। उल्लू ऐप और भी कई ऐप का उन्होंने नाम लिया और कहा कि आईबी मिनिस्ट्री के सामने भी हमने इस पर ऑब्जेक्शन किया है और जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि ये नहीं चलेगा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को टैग किया था, हमारी कमेटी इस पर कार्रवाई करेगी। जब बड़ी बड़ी हस्तियों ने इस शो को लेकर, इसके कंटेंट को लेकर आवाज उठाई तो उल्लू ऐप वालों ने सारे एपिसोड हटा लिए। लेकिन क्या सिर्फ एक एपिसोड की बात है, तमाम ऐसे ऐप देश में धड़ल्ले से चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक आध क्लिप वायरल हो जाती है तो बवाल कर जाता है, फिर थोड़ा बहुत एक्शन हो जाता है। जरूरत है कि इस तरह की गंदगी को परोसने से रोका जाए। लेकिन एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ क्या कहती, जो इस शो की हिस्सा थी, वो इस सारे एक्शन को लेकर बड़े सदमे में आ जाती हैं और क्या बयान देती है, जरा सुनिए। मुझे एक बात बताएं, इतनी सारी पॉर्न साइट्स हैं, आप लोग दिन रात पॉर्न देखते हैं, तब वो अश्लीलता नहीं फैलाते हैं? उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में जाके न्यूड सीन्स देती है, जब राधिका आप्टे सेक्रेट गेम्स में टॉपलेस सीन देती है, जब मंदाकिनी जी बहुत सालों पहले ऐसे कुछ सीन्स करती है, तब आप लोग को नहीं लगता है कि समाज में अश्लीलता फैलाई जा रही है? अगर नेटफ्लिक्स दिखा रहा है तो सही है, अगर हॉलीवुड हमारे इंडिया की एक लड़की की न्यूड सीन्स दिखा रहा है, टॉपलेस दिखा रहा है तो वो सही है। लेकिन अगर हम छोटे शहरों से आकर खुद से कोशिश करके एक शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम अश्लीलता फैला रहे हैं। वाह, सो हाइपोक्रेसी। आप लोग कह रहे हैं कि एजाज खान और उल्लू वाले कह रहे हैं कि आप टॉपलेस करो या बोल्ड करो। आप बता दें कहाँ पे एजाज खान ने कौन से लाइन पे, कौन से टॉपिक पे कहा है, या उल्लू ने कहा है ये सेम ड्रेस है जो ट्रेंड हो रही है, मैं जो भी ट्रेंडिंग देख रही हूँ हर जगह ये कपड़े दिख रहे हैं, ये तो मेरा घर है, मुझ पर किसी ने बंदूक नहीं तानी, मुझ पर किसी ने प्रेशर नहीं डाला, मैं अपनी मर्जी से पहनकर बैठी हूँ। और अगर आप ये कहते हैं कि बंद दरवाजे के अंदर है तो ये वीडियो तो पूरी दुनिया के सामने जाने वाला है। तो अगर मैं कंफर्टेबल हूँ, अगर सारे कंटेस्टेंट्स कंफर्टेबल हैं, सारे 18 साल के ऊपर हैं और सब अपनी मर्जी से शो कर रहे हैं, तो इसमें एजाज खान और उल्लू कहाँ से आ गए? उन्होंने तो एक प्लेटफॉर्म दिया है, वो एक शो के होस्ट है और उल्लू वालों का प्लेटफॉर्म है। शो में तो सारी एक्टिविटीज हम लोग कर रहे हैं ना, हम पे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा। अगर हम लोग योगा की पोजीशंस कर रहे हैं, अब खजुराहो चले जाएं और ना जाने कितनी सारी जगहों पे जहाँ पे योगा की अतरंगी पोजीशंस हैं, चलिए उनकी बातें छोड़ के हम अपनी बातें करते हैं। क्या किसी ने योगा करते समय पेनिट्रेशन किया है? क्या किसी ने योगा करते समय कुछ ऐसा किया है जो आपने इसके पहले टीवी में नहीं देखा? क्या किसी ने किसी के कपड़े फाड़ दिए हैं? इट्स जस्ट अ शो गाइस, अ रियलिटी शो। रियलिटी शो को रियलिटी शो की तरह लो ना। तो गहना वशिष्ठ कहती है कि एजाज खान ने कुछ नहीं कहा और क्या कहेंगे। कहते कामसूत्र वाले पोज करके दिखाओ एक आध, मतलब इससे ज्यादा गंदगी क्या परोसी जाएगी। अगर किसी और ने गंदगी परोसी है तो आपको गंदगी परोसने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अगर एक के बाद एक ऐसे ऐप आते रहेंगे जहां जो रिश्तों की मर्यादा को तार तार किया जाता है, जहां जो मर्यादित रिश्ते होते हैं वहां पर भी फुहड़ता परोसी जाती, ऐसी ऐसी कहानियां लाई जाती हैं जिसे देखकर युवाओं का माइंड वॉश हो सकता है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को जन्म देते हैं ऐसे गंदगी परोसने वाले। और उसके बावजूद गहना वशिष्ठ कहते हैं कि छोटे शहर की लड़कियां, हम अगर ऐसे शो कर रही हैं तो आप छोटे शहर की लड़की हैं तो कुछ बड़ा करके दिखाइए, कुछ क्रिएटिव करके दिखाइए। ये शॉर्टकट रास्ता क्यों अपनाना? तो इन बातों का कोई तुक नहीं है कि फला हीरोइन ने ऐसा किया, फला हीरोइन ने ऐसा किया तो हम में क्या दिक्कत है। किसी पर तो एक्शन लेना पड़ेगा। वैसे तो सब पर एक्शन लेना चाहिए, इनकी इस बात में दम है कि सब पर एक्शन होना चाहिए, लेकिन इन पर भी एक्शन हुआ है तो गलत नहीं है। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर। अगली खबर है अभिनेता विजय देवरकोंडा को लेकर। पाकिस्तान को लेकर इन्होंने बयान दिया। सूर्या की फिल्म रेट्रो के इवेंट में पहलगाम हमले पर इन्होंने एक बयान दिया।
पाकिस्तान पर ये हकीकत तो बोल रहे थे, लेकिन कुछ शब्द ऐसे इस्तेमाल कर गए कि मामला थाने तक पहुंच गया। किन शब्दों का इस्तेमाल किया विजय देवरकोंडा ने? उन्होंने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है उसका समाधान ये है कि आतंकवादियों को पढ़ाया जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि उनका ब्रेन वॉश ना हो। वो क्या हासिल करेंगे? कश्मीर भारत का है, कश्मीर हमारा है। भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी अपनी सरकार से खुद ही तंग पा चुके हैं। अगर ये सब चलता रहा तो वो खुद ही उन पर हमला करेंगे। असल में 500 साल पहले जैसे आदिवासी लड़ते थे, ये लोग बिना बुद्धि और समझ के वैसे ही काम कर रहे हैं। तो आदिवासियों का जो उदाहरण दे दिया देवरकोंडा ने कि 500 साल पहले जैसे आदिवासी लड़ते थे, उस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान पर इन्होंने सही बोला कि पाकिस्तान की जनता खुद उनकी सरकार से तंग है, लेकिन आदिवासियों का उदाहरण देकर थोड़ा फंस गए हैं विजय देवरकोंडा। अब इस मामले को लेकर एक वकील ने थाने में शिकायत कर दी है विजय देवरकोंडा की। लिखित शिकायत की है कि विजय देवरकोंडा ने यह कहकर आदिवासियों का अपमान किया है। दोस्तों, जब आप एक हस्ती होते हैं, कोई सेलिब्रिटी होते हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक शब्द कई बार माफी मांगने पर भी मजबूर कर देता है। हालांकि विजय देवरकोंडा पाकिस्तान की आलोचना कर रहे थे, उनका कोई इंटेंशन नहीं था आदिवासियों पर इस तरह की बात करने की, लेकिन तुलना गलत कर गए। वहीं पाकिस्तान पर भारत सरकार की डिजिटल स्ट्राइक जारी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सहित कई क्रिकेटर्स के भी इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बाबर आजम, शाहिद अफरीदी, उनके दामाद शाहीन अफरीदी, वसीम अकरम, कई खिलाड़ियों के इंस्टाग्राम अकाउंट बैन कर दिए हैं और भारत सरकार ने कर दी है डिजिटल स्ट्राइक। पहले भी बहुत सारे क्रिकेटर्स के यूट्यूब चैनल बैन किए गए थे, बहुत सारे न्यूज चैनलों के यूट्यूब चैनल बैन किए थे। दोस्तों, भारत सरकार का ये कदम ठीक दिखाई देता है, क्योंकि ऐसे लोग सोशल मीडिया पर आकर भी जब हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, मतलब हमारी ही व्यूअरशिप पाते हैं, हमसे ही पैसा कमाते हैं और ये मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, तो फिर हमसे पैसा कमाने का भी कोई अधिकार नहीं है। भारत की व्यूअरशिप के लिए जो लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं, पाकिस्तान में ऐसी मार्केट खड़ी हो गई है। अब आपको दिखाते हैं बाजार से जुड़ी खबरें, करते हैं बात पैसे की। पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस विंझिनजाम शिपिंग पोर्ट का उद्घाटन किया, वो देश के लिए क्यों अहम है, इस पोर्ट की आखिरकार खासियत क्या है, सारी खासियत आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने केरल में देश के पहले सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया। इस पोर्ट की क्या खासियत है? इसका नाम है विंझिनजाम इंटरनेशनल डीप सी वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट। इसकी लागत है 8,900 करोड़ रुपए। लोकेशन है तिरुवनंतपुरम, केरल। इस प्रोजेक्ट के हमारे देश को फायदे क्या होने वाले हैं, पहले बताते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। जब बड़ा मालवाहक जहाज भारत के लिए सामान लाता है, लेकिन वो सामान किसी और शहर या देश में जाना होता है, तो उसे छोटे जहाज़ों या ट्रांसपोर्ट से वहां भेजा जाता है। यही प्रक्रिया ट्रांसशिपमेंट कहलाती है। अब से पहले क्या होता था, भारत का 75% ट्रांसशिपमेंट श्रीलंका, सिंगापुर जैसे विदेशी पोर्ट से होता था। वहां भेजने से लागत बढ़ती थी और टाइम भी ज्यादा लगता था। अब क्या फायदा होने वाला है इस प्रोजेक्ट से, इस पोर्ट के उद्घाटन से क्या फायदा होगा हमारे देश को? इंटरनेशनल शिपिंग रूट के बेहद करीब है ये पोर्ट। सुएज फार ईस्ट और मिडल ईस्ट फार ईस्ट रूट से सिर्फ 19 किलोमीटर दूर है। मतलब इंटरनेशनल जहाजों को यहां रुकना आसान और सस्ता होगा, टाइम भी बचेगा, डिस्टेंस भी कम है। बड़े बड़े जहाज सीधे यहां आ सकेंगे। इस पोर्ट की गहराई है 20 से 24 मीटर। दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज भी यहां रुक सकते हैं। यहां पर जहाजों को रोकने के लिए कम ड्रेजिंग चाहिए, रखरखाव का खर्च कम होगा, रोजगार और निवेश का बड़ा मौका मिलेगा, केरल और देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। तो यहां पर इतने बड़े शिपिंग पोर्ट के उद्घाटन से आसपास रोजगार और नौकरियों में भारी इजाफा होगा। तो जाहिर तौर पर देश की इकोनॉमी के लिए ऐसे पोर्ट बेहद जरूरी हैं। अब बात करते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, जहां भारत एक हब बनता जा रहा है। एप्पल के सीईओ टिम कुक का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर क्या कहा, भारत में जो मोबाइल मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं एप्पल के, उनको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, टिम कुक के इंटरव्यू की बड़ी बातें यह है कि अब हर 2 में से 1 आईफोन भारत में बन रहा है। अमेरिका में बिकने वाले 50% आईफोन अब इंडिया में बनते हैं। भारत आईफोन का हब बन गया है। अप्रैल जून में अमेरिका को जो आईफोन मिलेंगे उनका कंट्री ऑफ ओरिजिन भारत होगा। एयरपोर्ट्स और एप्पल वॉच अब वियतनाम से बनकर आएंगे। यानी भारत और वियतनाम को काफी फायदा हुआ है, चीन को बड़ा नुकसान हुआ है। और ये ऐसा क्यों मैं कहता हूं कि चीन को नुकसान हुआ है?
भारत और वियतनाम क्यों कई कंपनियों को पसंद आ गए हैं। चीन में ज्यादा टैक्स लगता है, भारत वियतनाम से इंपोर्ट पर सिर्फ 10% टैक्स, इसीलिए कंपनी चीन की जगह भारत को तरजीह दे रही है। ट्रेड वॉर के कारण लिया गया है फैसला। अमेरिका चीन के बीच टैरिफ लड़ाई चल रही है। एप्पल ने चीन से प्रोडक्शन शिफ्ट करना शुरू कर दिया है, तो चीन को इस वजह से नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो ट्रेड वॉर है, जो टैक्स बढ़ाया है अमेरिका और चीन ने एक दूसरे पर, इससे भारत और वियतनाम को फायदा हो रहा है। दोस्तों, टिम कुक ने यह भी बताया कि भारत में कितने बड़े पैमाने पर आईफोन बनने जा रहे हैं। 2026 तक का यह टारगेट है कि हर साल भारत में 6 करोड़ से ज्यादा आईफोन बनेंगे। यह अभी की तुलना में दोगुना होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ओला पर आखिरकार सेबी की क्या नजर पड़ गई है और ओला इलेक्ट्रिक क्यों मुसीबत में आ गई है। क्या आरोप लगे हैं ओला पर और किस तरह की खबर सामने आई है। इनसाइडर ट्रेडिंग और डिस्क्लोजर कंट्रोवर्सी हो गई है, यानी अंदर के लोगों को जानकारी के आधार पर ट्रेडिंग में फायदा उठाने की कोशिश की गई, इस तरह के आरोप लगे हैं। और क्या आरोप लगे हैं। सेबी को शक है कि ओला इलेक्ट्रिक में कुछ लोगों ने आईपीओ से पहले कंपनी की अंदरूनी जानकारी का गलत इस्तेमाल किया है। जांच शुरू हो गई है। वहीं कंपनी की सफाई सामने आई है। ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि ये आरोप गलत है। उन्होंने कहा कि जो शेयर एम्प्लॉय स्टॉक ऑनरशिप प्लान के तहत दिए गए थे वो नियमों के मुताबिक ही दिए गए हैं। 200 ओला पर और भी कई आरोप लगे हैं। 2025 की सेल्स रिपोर्ट में भी गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। फरवरी 2025 में ओला इलेक्ट्रिक ने दावा किया कि उन्होंने 25,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे और उनका मार्केट शेयर 28% रहा, लेकिन सरकारी वेबसाइट वाहन के मुताबिक फरवरी में ओला के सिर्फ 8,600 वाहनों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ। इस बड़े अंतर की भी सेबी जांच कर रही है। इसके अलावा 25 अप्रैल को केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने भी शोकॉज नोटिस जारी किया था। मंत्रालय ने 7 दिन में इन सवालों के जवाब मांगे हैं। देश भर में ओला के सेल्स और सर्विस सेंटर्स की पूरी डिटेल मांगी है। पिछले 3 साल में जारी किए गए ट्रेड सर्टिफिकेट्स और उनकी तारीखें भी मांगी हैं केंद्रीय परिवहन मंत्रालय ने। दोस्तों, इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ एक्शन लिया है। 22 अप्रैल को महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट विभाग ने ओला के 121 स्टोर्स बंद करने के आदेश दे दिए। जांच में पता चला कि 140 में से 121 स्टोर्स बिना ट्रेड सर्टिफिकेट के चल रहे थे। आरटीओ की छापेमारी में 192 व्हीकल्स जब्त किए गए और स्टोर्स को कारण बताओ नोटिस थमा दिए गए। यानी ओला इलेक्ट्रिक पर मुसीबत का सिलसिला जारी है। अब कंपनी को पारदर्शी तरीके से सेबी को जवाब देना चाहिए, तभी ये मुसीबत टल सकती है। दोस्तों, आज के बुलेटिन में इतना ही। दिन भर की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चाहे राजनीति की खबरें हों, चाहे बाजार की खबरें हों या सामाजिक सरोकार की खबरें हों, आपके मतलब की खबर पते की एक वीडियो में आपको मिलेंगी।